हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और इसके जितने भी अधिवेशन हुए हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसको समझना याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल कहानी की तरह है। एक बार इसे आप सुन लीजिए और इसके बाद कुछ स्पेशल एमसीक्यूज हैं जो कि बार बार इस टॉपिक पर रिपीट होते रहते हैं। तो सारी चीज़ें आपके सामने मैं रख रहा हूँ। पहले तो आपको मैं समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसके जो प्रमुख अधिवेशन हैं वो किस प्रकार से आगे बढ़े हैं। और वीडियो के अंत में आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको अब हम इंडिकेट करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस INC से। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ पर हुई? तो मुंबई में। और इसके जो संस्थापक थे वो एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे। इनका नाम था A.O. ह्यूम। याद रखिएगा, क्या नाम था? A.O. ह्यूम इनका नाम था। देश भर से 72 प्रतिनिधि जो थे वो जब इसका गठन किया गया था तो बैठक में शामिल हुए थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो अगर एग्जाम में ये प्रश्न आया कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो दोस्तों ये थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। देखो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो इस संगठन को प्रारंभिक नेतृत्व प्रदान किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी ने, देखो, जब कांग्रेस बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तब इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, यू फॉर यूनियन। और ये जो यूनियन था इसको रिप्लेस किया गया था दादा भाई नौरोजी की सलाह पर INC, सी फॉर कांग्रेस। तो यूनियन की जगह जो कांग्रेस शब्द लगाया गया ये दादा भाई नौरोजी की सलाह पर लगाया गया था। इसके अलावा फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, यस सुब्रमण्यम अय्यर और अन्य लोगों के बीच बड़े पैमाने पर बॉम्बे और कलकत्ता से जो प्रतिनिधि थे वो इसमें शामिल किए गए थे। बात करें अगर A.O. ह्यूम के बारे में दोस्तों, तो ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे और इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को एक साथ लाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास था। सभी क्षेत्रों तक पहुंच के प्रयास में देश के विभिन्न हिस्सों में कांग्रेस के सत्र को घुमाने का निर्णय लिया गया था। यही वजह रही कि इसका जो सत्र था वो अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जाता था ताकि वहाँ पर जो लोग थे उनके मन में जागरूकता आए, वो समझ सकें कि कांग्रेस का उद्देश्य क्या है और कांग्रेस है क्या। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं INC के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में। तो एक अखिल भारतीय संगठन, और इसका उद्देश्य क्या था कि एक अखिल भारतीय संगठन के माध्यम से एक लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन को खोजने के लिए, साथ ही साथ लोगों का राजनीतिकरण किया जाए और राजनीतिक शिक्षा भी उनको प्रदान की जाए। तो औपनिवेशिक शोषणकारी नीतियों और भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसके लिए कांग्रेस ने परिषदों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने, सिविल सेवाओं के भारतीकरण आदि की मांग पर ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास और विचार करना, मतलब जो उपनिवेशवाद था इसके अलावा उसका विरोध करना, जो उपनिवेशवाद था उसका विरोध करना, साथ ही साथ राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास करना और उसका प्रचार करना भी INC के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल था। सारी बातें क्लियर हो रही है ना? अब दोस्तों इसके बाद हम बात करें तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हुए। हालांकि हम यहाँ पर आपको वो सारे सेशन बताएंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ पर कुछ प्रमुख घटनाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, पार्टी ने अपना जो पहला सत्र था, पहला सेशन था 1885 में बॉम्बे में आयोजित किया था और इसका जो पहला सत्र था उसके अध्यक्ष बनाए गए WC बनर्जी, मतलब पूरा नाम था रोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। बस यहाँ पर यही बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी तो वो गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में की गई थी 28 दिसंबर 1885 को। और जो इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, उन्होंने खुद अध्यक्ष का पद नहीं लिया था, उन्होंने अपने आप को महासचिव के पद पर रख लिया था कि चलो हम महासचिव हैं
और अध्यक्ष बनाए गए थे वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ठीक है ना दोस्तों। बात करें अगर गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है कि एग्जाम में यही आ जाए, क्योंकि आजकल आयोग क्या पूछ ले कुछ भी तय नहीं है। तो सरल से सरल और थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के बारे में। दोस्तों जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, ये देखो पहला तो मुंबई में हुआ, दूसरा अधिवेशन जो था वो कलकत्ता में आयोजित किया गया था। और दूसरा अधिवेशन हुआ 1986 में, कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में। अध्यक्ष बनाए गए थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका तीसरा अधिवेशन। ये जो शुरू के 1, 2, 3, 4 हैं, ये जरूर आपको पता होने चाहिए। ठीक है। तीसरा अधिवेशन दोस्तों कहाँ पर हुआ? तो मद्रास में हुआ। आपने देखा था पहला कहाँ पर होता है? मुंबई में होता है, दूसरा कोलकाता में, तीसरा मद्रास में। ये कब हुआ था? 1887 में, 1887 में। अध्यक्ष बनाए गए थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ध्यान दीजिएगा, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आप याद रखें, और यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं, कई बार पूछे गए हैं, मैंने खुद देखा है। चौथा अधिवेशन दोस्तों, ये अधिवेशन होता है जस्ट तीसरे अधिवेशन के अगले साल। तो यहाँ पर क्रम से हो रहे हैं। ठीक है। तो 1887 के बाद 1888 का जो अधिवेशन हुआ था, चौथा अधिवेशन, तो ये अधिवेशन इलाहाबाद में आ गया। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि पहले कहाँ पर हुआ? मुंबई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा मद्रास में, चौथा यूपी में आ गया। कहाँ पर? इलाहाबाद में आ गया। ठीक है। तो इलाहाबाद में इसका आयोजन किया गया था। अध्यक्ष बनाए गए थे जॉर्ज यूल। याद रखना, जॉर्ज यूल ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो तीसरे में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए बदरुद्दीन तैयब जी। जो चौथा अधिवेशन हुआ उसमें पहले अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए जॉर्ज यूल। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ बात करते हैं 1896 का जो अधिवेशन हुआ, ये कहाँ पर हुआ? 1896 का अधिवेशन दोस्तों हुआ था कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे रहीमतुल्लाह सयानी। ये भी मुस्लिम थे, लेकिन पहले कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन होता है, और यहाँ पर रहीमतुल्लाह सयानी को अध्यक्ष बनाया गया था। ये जो अधिवेशन है इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक है ना। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं 1899 का अधिवेशन, जो कि होता है लखनऊ में, और अध्यक्ष बनाए गए थे रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त। तो यहाँ पर क्या प्रमुख चीज हुई कि भू राजस्व के अस्थायी निर्धारण की मांग की गई थी। ठीक है। इसके बाद 1901 का अधिवेशन होता है, कहाँ पर? फिर से कलकत्ता में होता है। अध्यक्ष बनाए गए दिनसा ई वाचा। दिनसा वाचा बनाए गए थे अध्यक्ष, और पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर इसी अधिवेशन में दिखाई दिए थे। तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आता है कि पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस के किस मंच पर दिखाई दिए थे? तो 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उस समय, और इसकी अध्यक्षता दिनसा ई वाचा के द्वारा की गई थी। अगला दोस्तों वर्ष 1905 का बनारस अधिवेशन। तो याद रखिएगा, कई बार इसके जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा गया है। 1905 का जो बनारस अधिवेशन होता है, ये इसके अध्यक्ष बनाए गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन बनाए गए? गोपाल कृष्ण गोखले, GC गोखले। इस अधिवेशन में सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। आपको पता होगा 1905 का समय है ये, जब बंगाल विभाजन हुआ था। तो उसी के समय ये जो मतलब यहाँ पर अधिवेशन था बनारस में आयोजित किया गया था। इसके बाद होता है 1906 का अधिवेशन, जो कि कोलकाता में ही किया गया था, जो कि तब कलकत्ता कहा जाता था। अध्यक्ष बनाए गए थे दादा भाई नौरोजी। इसमें 4 प्रस्तावों को अपनाया गया। क्या क्या? स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। तो ये जो है 1905 जब बंगाल का विभाजन हुआ, उसके बाद 1906 में जो INC का अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में होता है। अध्यक्ष बनाए जाते हैं दादा भाई नौरोजी, जहाँ पर 4 प्रस्ताव पारित किए गए कि स्वराज यानी कि स्व सरकार, अपनी सरकार होनी चाहिए। बहिष्कार आंदोलन यानी कि जो भी विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए। स्वदेशी अपनाया जाना चाहिए, और सभी को शिक्षित किया जाए। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़े तो फिर आता है आपका 1907 का अधिवेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 1907 का अधिवेशन कहाँ पर होता है? सूरत में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। बोस मत याद रखना, बोस अलग हैं, घोष अलग हैं।
तो रास बिहारी घोष ये 1907 सूरत अधिवेशन के प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनाए गए थे और यही वह अधिवेशन है जब कांग्रेस का विभाजन हो गया था और ये सत्र स्थगित हो गया था और यहीं पर जो कांग्रेस थी वो नरमपंथी और गरमपंथी दलों में टूट गई थी। ठीक है, ये याद रखना। आगे चलकर नरमपंथी गरमपंथी एक हो जाते हैं 1916 के कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस जो थी वो दो भागों में टूट जाती है। आगे होता है इसका 1910 का अधिवेशन जो कि होता है इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता की गई है सर विलियम वेडरबर्न के द्वारा जो कि एक अंग्रेज थे और मोहम्मद अली जिन्ना ने 1909 के अधिनियम द्वारा शुरू की गई पृथक निर्वाचन प्रणाली की निंदा की थी। आपको याद होगा 1909 का जो अधिनियम आया था, कौन सा अधिनियम था? देखो, दो अधिनियम पारित होते हैं। एक तो आपका आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम और दूसरा कौन सा था? ये था आपका मार्ले मिंटो के नाम से इस एक्ट को जाना जाता है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो आया था वो 1919 में आया था। दोनों याद रखना क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सन 1911 का अधिवेशन होता है। कहाँ पर? कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे BN धर। और इस अधिवेशन की विशेषता ये थी कि इसमें इस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। ठीक है, इसके बाद 1915 का अधिवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि बॉम्बे में हुआ था। अध्यक्ष बनाए गए थे सर SP सिन्हा। इस अधिवेशन में चरमपंथी समूह के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया था। तो मतलब यहाँ पर 1916 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ, तो कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था, वहाँ पर जो चरमपंथी थे उनको स्वीकार करने के लिए, फिलहाल तो आपको पता ही है नरम दल गरम दल एक हो गए थे, तो इसकी जो एक तरीके से बेस बनाया गया, आधार बनाया गया, तो 1915 का अधिवेशन बनाया गया था जो कि बॉम्बे में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे सर SP सिन्हा, जहाँ पर चरमपंथी समूह के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया था। इसके बाद जो अधिवेशन होता है लखनऊ वाला 1916 में, जिसकी अध्यक्षता की गई थी AC मजूमदार के द्वारा, ये याद रखना कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कांग्रेस के दो गुटों नरमपंथियों और अतिवादियों के बीच यानी कि गरम दल के बीच में यहाँ पर एकता स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि इतनी चीज़ें तो बिल्कुल आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति भी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बन गई थी और इसके लिए लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्लियर ना फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके बाद जो अधिवेशन होता है 1917 वाला। अब देखो 1915 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? बॉम्बे में हुआ। 16 वाला लखनऊ में हुआ। 17 वाला फिर चला गया कलकत्ता में। तो और कलकत्ता अधिवेशन की विशेषता क्या है? पहली बार कोई महिला थी जिन्होंने INC सेशन की अध्यक्षता की थी और ये थी एनी बेसेंट। हालांकि ये भारतीय नहीं थी, तो एग्ज़ाम में कई बार आता है, अगर उसमें भारतीय शब्द का प्रयोग नहीं है तो हम उत्तर एनी बेसेंट को देते हैं। अगर प्रश्न ये बनता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी INC की, तो फिर हम चलते हैं सरोजिनी नायडू पर। अभी फिलहाल 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ है INC का, इसकी अध्यक्षता की गई है एनी बेसेंट के द्वारा और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। ठीक है ना? इसके बाद वर्ष 1918 का जो अधिवेशन होता है यह एक स्पेशल सेशन था, विशेष सत्र था। इसका आयोजन भी बॉम्बे में ही किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम के द्वारा किया गया और इस सत्र को विवादास्पद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के संबंध में बुलाया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना आपको याद ही है, ये 1919 में लागू हुआ था। ठीक है, और मार्ले मिंटो कब लागू हुआ था? 1909 में लागू हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका होता है 1919 का अमृतसर अधिवेशन। तो आपको बिल्कुल पता है कि ये जो 1919 का अमृतसर अधिवेशन था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की इसमें कठोर निंदा की गई थी। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। इसके बाद 1920 का जो स्पेशल सेशन बुलाया गया कलकत्ता में, यह एक विशेष सत्र था जो कि 1920 में कलकत्ता में बुलाया गया था और इसकी अध्यक्षता की गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। और इस अधिवेशन की विशेषता ये थी कि महात्मा गांधी ने असहयोग संकल्प को आगे बढ़ाया था। ठीक है ना? और देखो ये स्पेशल सेशन था। 1920 का जो स्पेशल सेशन था वो कलकत्ता में हुआ था, लेकिन 1920 का जो हर साल होने वाला सेशन था ये नागपुर में बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता C विजय राघवाचार्य के द्वारा की गई थी। और इस अधिवेशन में भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है ना?
इसके बाद देखिए वर्ष 1922 का अधिवेशन होता है, CR दास अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और 1922 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? गया में हुआ था, गया बिहार में हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ ऐसे मतभेद हुए जिसके बाद CR दास, मोतीलाल नेहरू और अन्य नेता जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए। अब देखो यहाँ पर विडंबना, पहले तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन है वहाँ पर नरम दल और गरम दल में कांग्रेस टूट गई। खैर जैसे तैसे 1916 में फिर कांग्रेस एक होती है, लेकिन फिर 1922 में क्या होता है कि CR दास और अन्य नेता जो थे वो कांग्रेस से फिर अलग हो गए। और इस बार तो गजब हो गया, इस बार एक नई पार्टी बन गई, स्वराज पार्टी। ठीक है ना, ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों 1924 का बेलगाम अधिवेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा की गई थी, और यही एकमात्र अधिवेशन है। इसके पहले और इसके बाद कभी भी गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। ठीक है ना, केवल एक सत्र, एकमात्र सत्र है। नेक्स्ट आपका है 1925 का कानपुर अधिवेशन। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि 1917 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें एनी बेसेंट जो थी वो पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन 1925 का जो सेशन हो रहा है कानपुर वाला, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी के द्वारा की गई थी। ये पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन है, कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 1927 का अधिवेशन जो कि मद्रास में आयोजित किया गया था। अध्यक्षता की जाती है डॉक्टर MA अंसारी के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीयों को इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। और साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया था 1927 के मद्रास अधिवेशन में। साथ ही साथ पूर्ण स्वराज पर संकल्प को अपनाया गया था। और इसके बाद वर्ष 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्षता की जाती है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन इसी के अंतर्गत किया गया था। फिर आता है वर्ष 1929 का लाहौर अधिवेशन, कई बार एग्जाम में आया है, 5 स्टार, इसे आप मार्क कर लेना एग्जाम के लिए, जिसकी अध्यक्षता की गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो लाहौर अधिवेशन में क्या क्या मुख्य जो है निर्णय लिए गए थे? पहली बात यह कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाना, इसी में निर्णय लिया गया था। इसके बाद 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था वो 1931 का कराची सेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। लाइक एज मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया गया। गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया। महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित किए गए। तो 1931 का अधिवेशन कहाँ पर होता है? कराची में। अध्यक्षता की जाती है वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। 3 महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिए गए थे, जिसमें एक था कि महात्मा गांधी जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा तो उसमें INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे और कहाँ पर जाएंगे? लंदन जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद फिर बॉम्बे का अधिवेशन होता है 1934 में। तो इसकी अध्यक्षता की जाती है राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया था। फिर 1936 का अधिवेशन लखनऊ में होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की जाती है। और ये ऐसा अधिवेशन था जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया गया। 1937 का अधिवेशन आयोजित किया गया था फैजपुर में, और इसकी अध्यक्षता भी आप देखेंगे यहाँ पर। तो 36 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? लखनऊ में। 37 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? फैजपुर में। लेकिन दोनों के अध्यक्ष लगातार कौन बने रहे? जवाहरलाल नेहरू ही बने रहे। ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 1938 का जो अधिवेशन आता है, लेकिन उसके पहले ध्यान दीजिएगा कि फैजपुर अधिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि किसी गांव में होने वाला यह पहला अधिवेशन था। फैजपुर अधिवेशन गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था, यानी कि ग्रामीण जन जागरूकता भी इसमें फैलाई जा रही थी कि लोग कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के उद्देश्यों के बारे में जान सकें, अपने अधिकारों के बारे में जान सकें। फिर आता है 1938 का अधिवेशन और फिर 1939 का अधिवेशन। दोनों अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि दोनों ही अधिवेशन के लिए
जो अध्यक्ष चुने गए सुभाष चंद्र बोस चुने गए। हालांकि 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही की गई। ये बहुत ही सफल अधिवेशन माना जाता है और इसी अधिवेशन के अंतर्गत जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ, अध्यक्षता की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी। ये बहुत जरूरी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे इस पर एक मैं आपको प्रश्न भी कराऊंगा, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि फिर इसके बाद जो 1939 का अधिवेशन हुआ, ये त्रिपुरी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की गई थी। हालांकि अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन महात्मा गांधी से थोड़े मतभेद हो गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अध्यक्षता जो है वो राजेंद्र प्रसाद को सौंपी गई थी। तो 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन है, इसके अध्यक्ष चुने गए राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। त्रिपुरी अधिवेशन के बाद ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। एक प्रश्न और भी एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, पहली बार किसने बुलाया था? तो इसका उत्तर भी सुभाष चंद्र बोस ही है। उन्होंने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी। दोस्तों, बात करते हैं 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के बारे में। रामगढ़ अधिवेशन जिसके अध्यक्ष चुने गए थे अबुल कलाम आज़ाद। और फिर रामगढ़ अधिवेशन के बाद क्या होता है कि 1941 से लेकर 1945 तक कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह अवधि विभिन्न घटनाओं जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हो जाता है, फिर आईएनए म्यूटिनी स्टार्ट हो जाती है, आईएनए द्वारा ये प्रभावित थी। क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन जैसी जो संवैधानिक वार्ताओं का चरण रहा। इस चरण के दौरान इन घटनाओं के कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हो पाया। फिर 1940 के बाद जो कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ, ये सीधे सीधे 1946 में हुआ। और ध्यान देना कि ये अंतिम अधिवेशन था, यानी कि 1947 से पहले का यह अंतिम अधिवेशन था। यानी कि इसे आप ऐसे कहिए कि आज़ादी से पहले का यह आखिरी अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी के द्वारा की गई थी। हालांकि 1947 में जब भारत आज़ाद होता है, तो उस समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो JB कृपलानी ही बने रहे थे। सारी बातें क्लियर हो गई आपकी। अब कुछ MCQs हैं जिनको करने के बाद फिर ये सेशन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ? और इसका उत्तर बिल्कुल आपको याद होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, सूरत में हुआ था। विशेषता क्या थी? अध्यक्षता की गई रास बिहारी घोष के द्वारा, बोस नहीं घोष, दोबारा बता रहा हूँ। और इसमें क्या होता है कि कांग्रेस नरम दल और गरम दल में टूट गई थी। हालांकि नरम दल गरम दल फिर से एक होते हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की गई थी AC मजूमदार के द्वारा। आपका रिवाइज हो गया। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति दैट इज नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? अभी मैंने आपको बताया था 1938 का अधिवेशन, जो कि कहाँ पर हुआ था? हरिपुरा में। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। लेकिन ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी थी, ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ये थोड़ा सा अंतर है और इस अंतर को याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों आपका कि INC अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो पहली महिला अध्यक्ष, यहाँ पर भारतीय शब्द का प्रयोग नहीं है, उत्तर बनेगा आपका एनी बेसेंट, विकल्प ए आपका सही है। और ये अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन 1917 वाला, ठीक है। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। कब बनी थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन में। याद हो गया आपको, डिफरेंस पता चल गया। अगला क्वेश्चन आपका होगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने उसका विरोध किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ उसके काट के लिए आंदोलन संगठित किया था? तो ये काम किया गया था किसके द्वारा? सैयद अहमद खां के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है। सैयद अहमद खान ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया था, क्योंकि उनका मानना था कि यह हिंदू बहुसंख्यक हितों का प्रतिनिधित्व करती है और संभावित रूप से मुसलमानों को अलग थलग कर सकती है। उन्होंने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर एक प्रति आंदोलन का आयोजन किया, जिसमें मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बनाए रखने और राजनीतिक टकराव से बचने की आवश्यकता पर बल दिया था। इसके परिणामस्वरूप क्या होता है कि अंततः पृथक मुस्लिम राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ, जिससे भारत में राष्ट्रवादी आंदोलनों में विचलन उत्पन्न होता है। मतलब यहीं से हिंदू मुस्लिम में टकराव भी आपस में खड़ा हो जाता है। तो ये काम शुरू कर दिया गया था जैसे ही कांग्रेस बनती है।
सैयद अहमद खां के द्वारा। ठीक है। और दोस्तों ये जो संगठन बनाया गया था राजा शिव प्रसाद और सैयद अहमद खां के द्वारा, इस संगठन का नाम था यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। ठीक है, नाम तो बड़ा शानदार था, लेकिन ये संगठन जो था वो एक तरीके से इसने भारत में आगे कई समस्याएं खड़ी कर दी थी और अंततः पाकिस्तान तक बन गया। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया? मैंने आपको बताया था दोस्तों कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो था ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा भी की गई थी। मतलब 26 जनवरी 1930 को पहली बार इस दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। यहीं पर महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद है कि स्वराज शब्द पहली बार दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस सत्र में प्रयोग किया था? तो ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो स्वराज शब्द पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किस सत्र में दिया था? तो इसका उत्तर है 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। और लखनऊ के संयुक्त कांग्रेस अधिवेशन के समय, यानी कि बात यहाँ पर क्या हो रही है, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार, AC मजूमदार। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था कांग्रेस का। इस सेशन में क्या होता है कि कांग्रेस गुटों का पुनर्मिलन, यानी कि नरम दल गरम दल एक हो गए और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के साथ राजनीतिक गठबंधन भी यहीं पर स्थापित हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट। और मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी, ये भी आपको पता ही है। दोस्तों ये है आपका सुभाष चंद्र बोस किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता ही है कि 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है आपका। महात्मा गांधी ने केवल एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अधिवेशन का नाम आपसे पूछा जा रहा है, जो कि है आपका बेलगाम अधिवेशन। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई? तो मैंने आपको बताया था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बाद जो सेशन हुआ था 1919 का अमृतसर सेशन कांग्रेस का, उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की घोर निंदा की गई थी 1919। और इस सेशन की अध्यक्षता की गई थी मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है ना। और यह इंडियन नेशनल कांग्रेस का 34वां सत्र था, 34वां सेशन था, अधिवेशन था। अब ये देखिए प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता के समय कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो कांग्रेस का अध्यक्ष पहले से ही 1946 में चुने गए थे, JB कृपलानी, और यही 1947 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आप मैसेज करके इस PDF की डिमांड आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पेड ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और दोस्तों आज का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि 1885 से लेकर, यानी कि कांग्रेस जब से बनी, और 1947 तक, यानी कि जब हमें आज़ादी प्राप्त हुई, तो इसके दौरान उत्तर प्रदेश में कितनी बार INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित हुए थे? तो दोस्तों कुल मिला के 9 बार यह अधिवेशन आयोजित किए गए थे। सर्वाधिक जो अधिवेशन हुए थे वो 3 बार हुए। कहाँ पर? लखनऊ में और इलाहाबाद में। ठीक है, ये पूरा डिटेल है। 1899 का होता है लखनऊ में, अध्यक्षता की गई रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा। 1936 का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई। फिर 1916 का जो सेशन हुआ था लखनऊ में, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष बने थे। 1925 का अधिवेशन हुआ कानपुर में, श्रीमती सरोजिनी नायडू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1892 का सेशन हुआ था इलाहाबाद में, WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की। इसके बाद 1888 का सेशन हुआ था इलाहाबाद में, जॉर्ज ज्यूल। यहाँ पर देखिए क्रम बनाने के लिए मैंने सबको एक साथ रख दिया है ताकि आप समझ पाएँ कि 3 बार लखनऊ में होता है, एक बार कानपुर में हुआ था, एक बार बनारस में 1905 वाला, और एक बार होता है मेरठ में 1946 वाला। ठीक है। और 1946 वाला ये आखिरी सेशन था जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी के द्वारा की गई थी। तो सर्वाधिक अधिवेशन लखनऊ में और इलाहाबाद में होते हैं, कितनी बार? 3 बार। तो दोस्तों इस प्रकार से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि
इससे बाहर आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ रखी हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आप चाहें तो ये लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, या फिर आप एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस पर मैसेज करके भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद आपका। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।